देखो यार, कभी कभार ना रोनाल्डो खेलते हुए देख के रोनाल्डो जिस तरीके से गोल स्कोर करता है, वाइब तो वही आती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज स्टिल द सेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आज अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो अल नसर और रोनाल्डो के इस प्रोजेक्ट, जो कि भाई एक लो की हाईलाइट बना हुआ है। अब लो की हाईलाइट का मतलब ये होता है, देखो, एक तो होता है कि मामला इतना गर्म है कि पूरी फुटबॉल वर्ल्ड कहीं ना कहीं उसी से कवर हो रखी है। लेकिन अल नसर और रोनाल्डो का मामला ये है कि देखो, जो रोनाल्डो से थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखते हैं ना, उनको इस मामले में पता है कि भैया देखो, मामला तो कुछ गर्म चल रहा है और मामला खराब ही चल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स जो अल नसर का जो पूरा सऊदी फुटबॉल का जो आप कह सकते हो कवरेज है, या फिर जो परछाई आती है उसकी बात करने की, वो जो फैलाव है उसका, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। मतलब डेफिनेटली थोड़ा कम है यहाँ पर। अगर लीक्स की बात करें, बाकी न्यूज़ की बात करें, बाकी स्टोरीज की बात करें, लेकिन सबसे पहले अच्छी स्टोरीज की बात करते हैं। तो भैया कल फाइनली भैया अल नसर ने यहाँ पर गेम जीता है, और कह सकते हैं कन्विंसिंगली जीत गए वो। ये इंपॉर्टेंट था। अगर एक्चुअली देयर इज अ रेस फॉर टाइटल सऊदी लीग, अगर हम सऊदी प्रो लीग की बात करें, वहां पर अगर कोई लीग रेस चल रही है, एक बार को मान के चल ले कि भैया अल हिलाल की अगर हम बात करें, अल इत्तेहाद की बात करें, तो यहाँ पर वो बॉटल कर देंगी। तो ऐसे में भैया अल नसर को गेम जीतना जरूरी था। एंड ऑफ कोर्स पॉइंट टू बी नोटेड, नया मैनेजर अभी भी नहीं आया है। लेकिन उसके अलावा एक चीज जो बड़ी और हुई है वो है भैया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी फाइनली 4 गेम बाद भैया गोल स्कोर किया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी आता है क्योंकि जहां एक तरफ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक मार रहा था, एक गेम में 4 गोल मार रहा था, वहां पर अल नसर में अगर हम बात करें कि 4 गेम विदाउट अ गोल, दैट वाज अ बिग डील। लेकिन अपार्ट फ्रॉम गोल की बात करें तो अल नसर का गेम कल फिर भी देखने लायक था। मतलब मैं तो नहीं कहूंगा कि आंखों को भा गया, भा तो बिल्कुल कभी भी नहीं भाई, लेकिन स्टिल आई थिंक अल नसर का गेम मैं कह सकता हूं कि कभी अपने लास्ट गियर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि सामने वाली टीम थी वो बिलो एवरेज थी, या कह सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कैसे निपटा जाए। बट अब बात करते हैं थोड़ी कंट्रोवर्सी की। अब तुमको जहां पर हाल ही में पता चला होगा कि शुरुआत की बात थी जब किसी एक हायर ऑफिशियल ने, अगर हम बात करें अल नसर की, तो उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह कहते हुए मॉक किया था, या फिर एलिजिडली ये मॉक हुआ था कि भैया उसने ऑफ कोर्स उनकी जो लैंग्वेज है सऊदी अरेबिया में, जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां पर उसने ओरिजिनल लैंग्वेज में ये बोला कि हमारे तो पैसे खर्च हो गए, हमने 200 मिलियन इससे दे रहे हैं और ये सिर्फ एक चीज करता है और वो है सू। और उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब अल नसर के तमाम लोग सामने आ गए थे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा नहीं है। मतलब काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर रिसेंटली बात करें तो मैंने तुम्हें फुटबॉल डेली में बताया भी था कि कैसे यहाँ पर जो उनके चेयरमैन है कैबिनेट के, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और अब उन्हीं के रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी निकली है कि भैया उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा एलिजिडली कि एक्चुअली में मतलब थोड़ा सा फनी वे में उन्होंने टॉन्ट किया। उन्होंने कहा कि लाइफ में उनको सिर्फ 2 ही बार चीटेड फील हुआ है। पहली बार तब जब उन्होंने 3 कबाब मांगे तो 2 कबाब मिले, और दूसरी बार तब जब उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया है। एंड डेफिनेटली भाई इसके बाद यहाँ पर काफी हल्ला कट चुका है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम अल नसर के मीडिया हेड की बात करें तो उन्होंने पब्लिकली आके ये चीज कहा है, और उन्होंने कहा कि देखो, सऊदी अरेबिया 50 की ये जो अरेबिया न्यूज 50 की ये जो वेबसाइट है, और ये जो जिसने ओरिजिन बताया, जिसने एक्चुअली में न्यूज छापी है, ये बिल्कुल बेकार न्यूज है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज कहा कि ऐसा ना हुआ है, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर के बीच में। तुम देख रहे हो लेवल किस लेवल पे यहाँ पर। अगर हम अंदर की बात करें, मेरे को आज भी याद है 2 दिन पहले जो मैंने डेली एपिसोड बनाया था, मैंने वहां पर भी कहा था कि अभी भी, क्योंकि एक तो सऊदी की जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स होती है ना, उसको ढूंढ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी 2-3 ही वेबसाइट मुझे पता चली है, और उसमें भी रिलायबिलिटी जो स्केल है वो भी। लेकिन यहां पर मैंने जो तुम्हें कहा था वो यही था कि अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कौन है अल नसर के कैंप में, और यहां पर उसके हाथ में कितनी पावर है, और उसके अगेंस्ट में यहां पर कितने सारे लोग हैं। क्या रोनाल्डो से हमारे पास एक और अपडेट आती है, और वो अपडेट ये है कि भैया यहां पर पोर्चुगीज मीडिया को यहां पर इंटरव्यू देते हुए रॉबर्टो मार्टिनेज ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि भैया वो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाने वाला है। एंड यस, ड्रेसिंग रूम की अगर हम बात करें, या फिर इस पूरे पोर्चुगल के प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि हू नोस कितना लंबा चलेगा, तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीडर बन के निकलेगा। मतलब ऑलरेडी लीडर है, लीडर बना रहेगा पोर्चुगल कैंप में, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टो मार्टिनेज। देखो, मार्टिनेज ने यह कहा है कि ऐसी सीधी सी बात है, देखो मार्च में हम खेले और मार्च में तुमने परफॉर्मेंस देखी, और यहां पर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे बता रहा हूं, जो कि ऑफकोर्स नहीं बता रहा है।
वो यहाँ पर यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया मेरा लीडर रहेगा, मतलब मेरी टीम का लीडर रहेगा और वो एक की पोजीशन होल्ड करेगा और आने वाले गेम्स में तो जरूर खेलेगा। देखो 2 रीजन है, 3। देखो पहली बात तो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम अभी लाइक इंटरनेशनल ब्रेक की बात करें तो गेम अच्छा ही निकला था, अच्छा निकल के आया था। अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा आप लाइक रेफरेंस को लेके चलें कि किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस टाइम फ्रेम से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस अच्छी आई है। दूसरा यहाँ पर ये है कि देखो भैया यहाँ पर सीधी सी बात है, 198 इंटरनेशनल कैप्स हैं, 2 गेम बचे हैं, तो वो तो माइलस्टोन करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूरो 2024 भी खेलना और क्या पता वर्ल्ड कप 2026 तक भी घसीट दे क्रिस्टियानो। अब तीसरी चीज ये है कि देखो विदाउट क्रिस्टियानो पोर्चुगल को पता है कि भैया मैच देखने ज्यादा आएंगे नहीं, विजिटर को अट्रैक्ट करना है, पैसा खींचना है और रेवेन्यू बनाना है। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ प्रेजेंस, ही इज अ ग्लोबल फिनोमिना। और यहां पर एक चीज अब मैं तुमको छोटी पॉलिटिक्स बताता हूं कि मार्टिनेज को ये पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ रह के जितनी बड़ी उसको एडवांटेज मिलेगी वो यहां पर अगेंस्ट में नहीं मिलेगी। ये सैंटोस ने भी करा था भाई, फर्नांडो सैंटोस ने भी ये चीज काफी हद तक निभाई थी कि भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने टीम में रखो या फिर मैं उसकी टीम में हो जाता हूं, लेकिन साथ में एलाइनेशन कर लेंगे, साथ में एक गठबंधन सा बना लेंगे और उसके बाद मैं भी जॉब में बना रहूंगा। तभी देखो 2018 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2021 का यूरो और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 का वर्ल्ड कप, वो तो हक दिया उसने वहां पर कि मैं एंटी रोनाल्डो ही चला जाऊंगा। वॉट एवर इट इज, लाइक पॉलिटिक्स वो ड्रेसिंग रूम की है, बट रॉबर्टो का ये मानना है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी जूड बेलिंगम को लेके। तो भैया कल के ही अपडेट में मैंने तुमको कहा था कि यहां पर अभी मानने के नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा काम है यार तुमको इस डेली एपिसोड में सारी चीज बताना। तो भैया स्पेनिश रिपोर्ट ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि जूड बेलिंगम ने रियल मैड्रिड को ही अपना नेक्स्ट क्लब मान लिया है। और ऑफ कोर्स जो मैं तुमको बहुत टाइम से बता रहा था कि दूसरे तीसरे हफ्ते में अप्रैल के यहां पर अपना डिसीजन बता दिया जाएगा, तो शायद से यहां पर काफी स्पेनिश रिपोर्ट के हिसाब से जूड बेलिंगम ने अपना जो क्लब है वो यहां पर रियल मैड्रिड रखा गया है। ऑफ कोर्स मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा हूं और मेरे को ना पैसे मिल रहे हैं इसके, लेकिन अब यहां पर जब मैंने मैनचेस्टर सिटी के लाइक तरफ की रिपोर्ट देखी कि कुछ तो होगा, लाइक कुछ तो बोल रहे होंगे मैनचेस्टर सिटी के फेवर में, तो यार एज सच कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरे को 2-3 डिटेल्स मिल गई जहां पर मेरे को लगता है कि इन डिटेल से तुम अपना मन बना सकते हो और अपना ओपिनियन तुमको बनाने में ईजी रहेगा। देखो सबसे पहले तो रियल मैड्रिड की इस डील में ये बताया गया है कि देखो 120 से ज्यादा नहीं देंगे, तो शायद से 100 + 50 की जो बात हो रही थी वो या तो ऐसा हो सकता है कि 120 + 30 हो जाए कि 120 चलो दे देते हैं और 30 मिलियन परफॉर्मेंस बेस की, चैंपियंस लीग जीत गए तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे, इतना गोल मार दे, वो होता ही है हर जगह। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि 100 + 20 जिसके चांसेस कम है, तो मेरे को लगता है कि 120 + 30 हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जूड बेलिंगम को यह बताया गया कि भैया देखो चुआमेनी की बात करें, कामाविंगा की बात करें, रॉड्रिगो की बात करें, विनीसियस की बात करें, गोल्डन जनरेशन में आप अपना कदम रख रहे हैं और आपको इमीडिएटली लीडर बनाया जा रहा है ड्रेसिंग रूम में, आपको इमीडिएटली एक पोजीशन दे देंगे, आप दिक्कत ना माने, आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट बनाया जाएगा और आपकी वैल्यू को मेंटेन रखा जाएगा। दूसरी चीज जो बाकी के लाइक पर्क्स आते हैं वो भी रियल मैड्रिड काफी ज्यादा दे रही है। अब मैनचेस्टर सिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि देखो सिटी ये तो मानती है कि वो पैसों में रियल मैड्रिड को हरा देगी या फिर रियल मैड्रिड कभी उतरेगी भी नहीं, लेकिन सिटी अपना प्रोजेक्ट अभी तक तो कह सकते हैं कि बेलिंगम के सामने कन्विंसिंग नहीं रख पाई है, क्योंकि मैंने बहुत खंगाला। एज ऑफ नाउ मैनचेस्टर सिटी है एग्रेसिवली, लेकिन ये खबर मेरे को कहीं से भी नहीं मिली कि बेलिंगम सिटी के प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर प्रोजेक्ट हालैंड की हम बात करें या फिर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट पेप गार्डियोला की, तो दोनों को मिला के वो सिटी जाना प्रेफर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होएगा नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें भैया थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो देखो यहाँ पर 2 अपडेट है, एक लेटेस्ट है और एक थोड़ी सी जस्ट पुरानी है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दिया गया है कि डेम्बेले और क्रिस्टेंसन दोनों ही वापसी हैं। डेम्बेले की इंजरी तुमको पता है आई थिंक काफ़ी पहले हो गई थी और उसके बाद से ऑफ कोर्स उसका जो एब्सेंस है वो तुमको बार्सिलोना के सारे मैचेस में पता ही चल ही रहा होगा। और क्रिस्टेंसन की बात करें तो वो यहाँ पर डेनमार्क के साथ जब इंटरनेशनल ब्रेक में इंजर्ड हो गए थे, क्रिस्टेंसन की बात करें तो वो भी परफॉर्मेंस बहुत उभर के आ रही थी। जावी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि भैया देखो क्रिस्टेंसन की तो डिमांड मैंने खुद करी थी, क्योंकि क्रिस्टेंसन प्लेयर ही ऐसा है और दोनों ही प्लेयर यहां पर वापसी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी अपडेट जो है वो है भैया बारसा टीवी को लेके, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1999 में फॉर्म हुआ था, बारसा टीवी को यहां पर कहीं ना कहीं बिल्कुल लाइक नस्तनाबूद करने की बात चल रही है, नलिफाई करने की बात चल रही है और यहां पर खत्म करने की बात चल रही है अगले सीजन से, मतलब आई थिंक इसी उसमें कर देंगे खत्म। और उसके चलते यहाँ पर लगभग 100-110 लोगों की जॉब भी चली जाएगी, जिसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे बारसा को थोड़ा हेट भी मिला है। बट अल्टीमेटली जो यहाँ पर बारसा के अंदर से आवाजें आ रही हैं वो यही हैं कि भैया 11 मिलियन पर सीजन हम बचाएंगे
और ऐसे में तुमको पता है कि यार बार्सिलोना को इस समय कटौती करनी पड़ेगी। अब कंफ्यूजन की बात यह है, काफी लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया तुमने पिछले सीजन एक इकोनॉमिक लेवर उठाया था बारसा टीवी के नाम पे, जहां पर मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मान रहा हूँ कि यार उठाया तो था। अब देखो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो डेफिनेटली तुम में से भाई जो बारसा के फैन है तो वो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर अच्छा होगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा। तो एक बार बताना जरूर कि उसका मामला क्या था, कि अगर तुमने पिछली बार उसको करा था लाइक इकोनॉमिक लेवर उठाया था, और आज अगर तुमने यहाँ पर इसको बंद कर रहे हो तो फिर वो क्यों उठाया था, और अगर वो उठा दिया था तो ये क्यों बंद कर रहे हो, तो वो मेरे को थोड़ा समझा देना, मैं इस मामले में थोड़ा कच्चा हूँ। लेकिन जब बात इंजरी के वापस आने की हो रही है तो भैया एक बुरी खबर है रियल मैड्रिड के लिए, और वो ये है कि भैया लूका मॉड्रिच को एक मस्कुलर इंजरी हो गई है, जिसके चलते भैया 2 हफ्ते के लिए बाहर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर खुद कार्लो ने ये चीज़ तो कहा कि देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, इंजरी हो गई है भाई को हमारे, और गिरोना के अगेंस्ट इंजरी हो गई है, और ऐसे में यहाँ पर ना ही सिर्फ कोपा देल रे फाइनल बट कि पहला लेग भी लूका मॉड्रिच शायद से ना खेल पाए। और ऐसे में अब कोनांड्रम हो चुका है कार्लो के लिए कि सीडीएम की पोजीशन पे, जो कि पहले ही इतनी कंट्रोवर्शियल है, अब कौन खेलेगा। टोनी क्रूज को तो खिला ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। मतलब अगर आपने आर्सेनल सिटी से कुछ सीखा है तो ये जरूर सीख लेना कि सीडीएम पे टोनी क्रूज नहीं खेल पाएगा। मतलब दैट वुड बी 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो सीडीएम की मत टूट जाएगी और ऊपर से टोनी क्रूज की हम पोटेंशियल भी कैप कर देंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आप थोड़ी सी यहाँ पर जुवेंटस की खबर से। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि अगर हम दुसन लाहोविच की बात करें, जिसको इस समय जुवेंटस अनट्रेडेबल मान रही है, वो एक्चुअली में कुछ रिपोर्ट के हिसाब से अनट्रेडेबल है नहीं। ऐसे में यहाँ पर जुवेंटस का ये मानना है कि दुसन लाहोविच की प्राइस टैग इस पर डिपेंड करती है कि जुवेंटस चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर पाएगी। अगर कर दिया तो हम तो भैया 100-110 से नीचे मांगेंगे नहीं, लेकिन नहीं कर पाए तो यहाँ पर जुवेंटस 60-70 पर आने के लिए भी तैयार है। और ऐसे में यहाँ पर दुसन लाहोविच मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बायर्न की बात करें, या फिर इवन चेल्सी की बात करें, तो भैया यहाँ पर शायद से स्टेटस आ सकता है। वैसे स्टेटस तो क्या टॉटनम का भी आ सकता है, क्योंकि अगर वो हैरी केन को बचा नहीं पाए। पर वैसे तुम्हारे हिसाब से किसी प्लेयर के लिए यूवेंटस एक बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर टॉटनम एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बताना जरूर। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी बड़ी खबर की, और वो आती है यहाँ पर भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेल को लेके। देखो कायदे से मैंने जो इसका होमवर्क था वो मैंने कल के एपिसोड में करा था, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि आज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब सारी फाइनल बिड्स आ चुकी हैं। यानी कि अगर हम मेन बिड की बात करें तो सर जिम रैटक्लिफ की भी आ गई है, इनियोस की बिड, और यहाँ पर शेख अनथनथनी की भी आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इनियोस की बात करें तो उनकी बिड यहाँ पर पहली बात तो डेट फ्री नहीं है, मतलब इतने अमीर नहीं है वो, तो एक बारी में कुछ होगा उनका पैसों का हिसाब, तो वो लेन देन करके इंस्टॉलमेंट जो भी भरेंगे वो भरेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फुल टेक ओवर नहीं है, वो यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे हैं ग्लेजर्स के साथ या सर जिम रैटक्लिफ। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है कि सर जिम रैटक्लिफ के साथ अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसमें लोग ये बताना भूल जाते हैं कि देखो मैं मानता हूँ कि सर जिम रैटक्लिफ और ग्लेजर्स का हाथ मिलाना किसी को भी भाएगा नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द लोग लाइक 80-90% लोगों की अगर हम बात करें तो उनका मानना भी है, जिसमें मैं भी हूं, कि ग्लेजर्स का रुकना ही सबसे इट्स अ कैंसरस टू द क्लब। लाइक किसी भी फॉर्म में रुकना ही होता है, और वो रुक रहे हैं। और वोटिंग राइट्स की अगर बात करें या फिर डिसीजन पावर अपने पास रख रहे हैं तो उससे चूतिया हरकत तो कोई है ही नहीं, तो फिर इनियोस का आने का फायदा कुछ है नहीं। बट यहाँ पर एक कैच है, और कैच ये है कि इनियोस एक्चुअली में यहाँ पर भाई साहब कंट्रोल की बात कर रहा है। सर जिम रैटक्लिफ ने ये चीज बात की है कि मैं यहाँ पर पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को तो पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए, लाइक मेजोरिटी कंट्रोल तो मेरे को अपने हाथ में चाहिए। मैं यहाँ पर एज अ तुम्हारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बनने आया हूँ। एक तरफ अब अनथनथनी की बात कर लेते हैं, तो भैया उनका सीधा सा है, भैया ये ले पैसा गांड मरा और मेरे को क्लब दे, भाई बहुत हो गया तेरा ड्रामा। उन्होंने यहाँ पर इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड फी देने की बात हो रही है, लगभग 5.5 बिलियन के आसपास, 6 बिलियन वो नहीं देंगे, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इस समय यूनाइटेड की बात करें तो $20 के आसपास पर शेयर की एक वैल्यू है, और जो ग्लेजर्स मांग रहे हैं वो आराम से आता है $35 पर शेयर, लगभग $15 हर शेयर पे फालतू, मतलब ग्लेज उसको देने पड़ रहे होंगे। अभी तो 5.5 पे तो मेरे ख्याल से 32-33 के बात चल रही होगी। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डेवलपमेंट करेंगे, ये और पैसा लगाएंगे, फलाना लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे में इस समय अगर पॉपुलरिज्म की बात करें तो भैया ऑफकोर्स अल्तंतनी बहुत ज़्यादा आगे है। अब ये देखना पड़ेगा कि ग्लेजर्स फाइनली किसका एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि और यहाँ पर डेडलाइन नहीं है, और बिड नहीं आने वाली, और अब कोई चौथी बिड भी नहीं आएगी। तो जो भी पैसा है वो यही है, ये आखिरी ऑफर है हमारे शेख अल्तंतनी के हिसाब से।
दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड अगर पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।